बड़े घर की बेटी। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र ने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी है। बड़े घर की बेटी उनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। आनंदी एक अमीर घराने से मध्यवर्गीय परिवार की एक बहू बनकर आती है। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नया मात्र नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी। न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के समान कभी देखा ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़ियाँ लिए हुए आया और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी की फात क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी मतलब देवर खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई खाकर खा जाते हैं, कहाँ खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से न रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल पर और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई।
श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध ही न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की और साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियां का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहान नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या है, क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धड़क उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दो। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? श्रीकंठ बोला, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी बोली, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सहूर नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता। श्रीकंठ बोला, सब हाथ साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना तो घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक तो हो गया। इस छोकरे का यह साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार होने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर
रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, पिताजी, अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ बोला, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह ने भी गरमाए। ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बोला, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं मां समझता। बेनी माधव सिंह बोला, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ बोला, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चीलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबी का कीड़ा है।
बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर आ लड़ने की आदत थी। इन हथकड़ों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न थी आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह बोला, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। श्रीकंठ बोला, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान रखता न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं है कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा। मेरी आँखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर
दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं तो दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर पर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोला, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया? श्रीकंठ बोला, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी बोली, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कहीं कि चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाना चाहता। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी बोली, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी बोली, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी बोली, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से
साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी बोली, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे। बोले, उठे बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता का सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही होती हैं। कैसी लगी आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी बड़े घर की बेटी? हमें ज़रूर बताएं कमेंट में।